रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के साथ में फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को क्राइम की कहानियां सुनाता हूं तो इन क्राइम की कहानियों में आप लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जो क्रिमिनल होता है, जो कातिल होता है, जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्राइम करने से पहले महीनों तक प्लानिंग करता है, उसके बाद में वो क्राइम को अंजाम देता है। लेकिन दोस्तों, वही सोचता है कि क्राइम कर कर वो पुलिस की गिरफ्त से बच जाएगा, समाज के सामने उसका चेहरा आएगा ही नहीं, इस तरीके से क्राइम कर जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि इंसान का बस वहम होता है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बच सकता है, जबकि पुलिस जो होती है जब उस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है तो उस इंसान का जो भेड़िए वाला चेहरा होता है वो भी समाज के सामने आता है और उसको उसके किए की सज़ा भी मिलती है। इसीलिए दोस्तों, इंसान से हमेशा कहा जाता है कि क्राइम किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं होता, रास्ता बीच का होता है जो निकालना चाहिए इंसान को क्राइम करने से पहले। दोस्तों, तरह तरीके की प्लानिंग के बाद में इंसान क्राइम कर कर पकड़ा जाता है और कुछ प्लानिंग तो ऐसी होती है कि महज कुछ घंटों के अंदर ही उन प्लानिंग्स का जो पर्दा होता है वो पर्दा फाश हो जाता है। उसके बाद में इंसान का जो घिनौना चेहरा होता है वो घिनौना चेहरा समाज के सामने आ जाता है और फिर वो इंसान जो होता है वो कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। और आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी, ये घटना जीता जागता उदाहरण है इसी बात का कि आज की घटना को अंजाम देने से पहले जो प्लानिंग की गई थी वो इतनी ज़्यादा घटिया थी कि महज कुछ घंटों के अंदर ही ये जो पर्दा था, ये जो राज था वो फाश हो गया। और उसके बाद में जिस किसी ने भी इस पूरी घटना को सुना वो अपने कानों पर हाथ रख रहा था, क्योंकि इस तरीके की वारदात के पीछे कोई और नहीं था बल्कि अपना ही एक शख्स था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी साल 2024 से। और इसी 18 जनवरी साल 2024 को उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है, एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, महोबा डिस्ट्रिक्ट। और इसी में एक कोतवाली आती है, कुल पहाड़ कोतवाली। और ये जो कुल पहाड़ कोतवाली है, इसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है, इंदौरा गांव। और इसी इंदौरा गांव के अंदर दो भाई रहा करते हैं। एक भाई जिसका नाम परमलाल है, उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। इसका छोटा भाई जिसका नाम खेमचंद्र है, और ये जो खेमचंद्र जो है इसकी उम्र तकरीबन आप समझ सकते हैं कि लगभग 27-28 के साल के आसपास है। और ये जो परमलाल 40 साल के आसपास है, 18 जनवरी साल 2024 को ये अपने घर वालों के साथ में बैठा हुआ था, कुछ बातें शातें कर रहा था। लेकिन उसके बाद में ये जो परमलाल होता है, अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत जब ये इसकी बिगड़ती है तो इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है कि ये वहीं पर अचेत अवस्था में फर्श पर गिर जाता है। अब जैसे ही घर वाले इसको इस अवस्था में देखते हैं कि न जाने परमलाल को क्या हो गया, पहले तो उनके दिमाग में ये आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट अटैक हो गया, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई दौरा पड़ गया। इसलिए जो घर परिवार वाले लोग होते हैं ये परमलाल को लेते हैं, लेने के बाद में सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में परमलाल का इलाज शुरू किया जाता है। और दोस्तों, जब हॉस्पिटल के अंदर परमलाल का इलाज शुरू किया जाता है तो शुरुआत में देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद परमलाल को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो सांसें थीं वो ऑलमोस्ट थम चुकी थीं, नब्ज़ रुक चुकी थी। डॉक्टर देखते हैं, इलाज चालू करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जो डॉक्टर होते हैं परिवार वालों को जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल जो परमलाल है हम उसे बचा नहीं सके, और शायद तुमने यहाँ पर इसे लाने में थोड़ी देर कर दी। अगर तुम थोड़ी देर पहले इसे लेके आ जाते तो शायद इसे बचाया जा सकता था। लिहाजा डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि परमलाल की मृत्यु हो चुकी है। परिवार वाले एकदम से सख्ते में पहुंच जाते हैं, परिवार वालों को सदमा लग जाता है। परमलाल की जो पत्नी होती है ज़ारू कतार रोने लगती है। परमलाल के जो बच्चे होते हैं उनकी भी आंखों से आंसू ज़ारू कतार बहने लग जाते हैं। परिवार के ऊपर जैसे गमों का पहाड़ टूट जाता है। परिवार वालों को समझ में ही नहीं आता है कि अभी परमलाल अच्छा खासा था और अभी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। लिहाजा परमलाल के घर वाले डेड बॉडी को लेकर अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इधर जो परमलाल का एक बेटा होता है वो सीधा इसी कुल पहाड़ कोतवाली में पहुंचता है। और कुल पहाड़ कोतवाली में पहुंचने के बाद में पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे पिता की मौत अचानक से नहीं हुई है बल्कि उनका कत्ल किया गया है। मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम खेमचंद्र है, उन्होंने शराब में मेरे पिता को जहर मिला के दिया गया है, क्योंकि इसी वजह से उनकी मौत हुई। बाकी मेरे पिता अच्छे खासे थे, उन्हें कोई परेशानी थी नहीं। लिहाजा पुलिस वाले जब परमलाल के बेटे के मुंह से ये बातें सुनते हैं, परमलाल का बेटा एफआईआर दर्ज कराता है, बाकायदा खेमचंद्र अपने चाचे के नामजद रिपोर्ट कराता है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। पुलिस वाले तुरंत इस इंदौरा गांव में पहुंचते हैं। इंदौरा गांव में पहुंचने के बाद में जो परमलाल की डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं।
इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, इधर पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। जो बातें परमलाल के बेटे ने जाकर पुलिस थाने में बताई थी, उस तरीके की बातें घर में कोई भी करने को तैयार नहीं था, ना परमलाल की पत्नी न कोई और व्यक्ति। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं चलो ठीक है, एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाती है, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध मिलेगा तो इस मामले में छानबीन बढ़ाएंगे। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उससे पहले ही एक प्री मॉर्टम होता है, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने में तो समय लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले एक प्री मॉर्टम होता है। और इस प्री मॉर्टम से ही ये अंदाज़ा लग जाता है कि परमलाल की जो मौत हुई है, ये मौत अचानक से नहीं हुई, कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। लिहाजा परमलाल के जो घर परिवार वाले थे वो भी सख्ते में आ जाते हैं कि मर्डर किया गया है, मर्डर किसने कर दिया। तो उसके बाद में परमलाल का बेटा जो है ऑलमोस्ट कह चुका था पुलिस वालों से कि उसके चाचा जिसका नाम खेमचंद्र है उसने ही शराब में जहर मिला के दिया है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब इस खेमचंद्र को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं और पुलिस थाने ले जाने के बाद में अब इस खेमचंद्र से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इस खेमचंद्र से पूछताछ कर रहे थे तो खेमचंद्र पुलिस वालों को तमाम तरीके से घुमाने की कोशिश करता है। कभी वो इधर की बातें बताता है, कभी उधर की बातें बताता है, कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि जो कुछ यहाँ पर घटा है उसमें खेमचंद्र का कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है, क्योंकि खेमचंद्र जिस तरीके की बातें कर रहा है ये बातें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा सा संदिग्ध दिखाई पड़ रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब इस खेमचंद्र को परमलाल के छोटे भाई को सीधा फ्रंट सीट पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद में अब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। और दोस्तों जब सख्ती से इस खेमचंद्र से पूछताछ की जाती है तो जो खेमचंद्र होता है पुलिस के सामने टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि घर वाले बल्कि तमाम समाज के जो लोग सुन रहे थे सब के सब हैरान थे, परेशान थे कि आखिर सगा भाई ही अपने भाई के साथ में कुछ इस तरीके का कर सकता है। दरअसल खेमचंद्र बताता है कि उसके भाई परमलाल की हत्या उसी ने की है और उसने ही अपने भाई को शराब में जहर मिला के पिलाया था, जिसकी वजह से उसकी भाई की मौत हो गई। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले ये पूछते हैं कि चलो ठीक है तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपने बड़े भाई परमलाल की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, क्या रीज़न था। तो उसके बाद में जो खेमचंद्र होता है ये पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल मेरे भाई परमलाल की जो वाइफ है, जो उसकी पत्नी है, उसके साथ में मेरे अवैध रिश्ते हैं। तकरीबन बात शुरू होती है 2 साल पहले से, और 2 साल पहले की ये बात है कि मेरे घर में कोई नहीं होता है और उस समय मेरे भाई परमलाल की पत्नी घर के अंदर अकेली होती है, मैं भी अकेला होता हूँ। उसी समय हम दोनों देवर भाभी एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। मैं भाभी से डबल मीनिंग मजाक करने लगता हूँ। भाभी भी समझ जाती है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं मजाक मजाक में भाभी से कहता हूँ कि भाभी तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो और तुम्हें मेरे बड़े भैया ही मिले थे शादी करने के लिए, जो बिल्कुल बोरिंग हैं, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हैं, जो अच्छे भी नहीं दिखते हैं, तुम्हारे लायक वो है नहीं, तुम्हें तो मेरे जैसा इंसान मिलना चाहिए था। तो भाभी कहती है कि क्या करा जाए, जैसी किस्मत होती है वैसी होती है, शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं थे तो नहीं मिले, मेरे पति मेरी किस्मत में थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाभी का जो इशारा होता है वो इस खेमचंद्र के प्रति थोड़ा सा जो नरम वाला लहजा होता है वो वाला होता है। उसको कहीं ना कहीं खेमचंद्र जो होता है वो गलत समझ लेता है। अब वो जाकर अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद में उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। और दोस्तों जो परमलाल की पत्नी थी शायद वो भी यही कुछ चाह रही थी। उसके बाद में इन दोनों देवर भाभी के बीच में उसी घर के अंदर नाजायज़ रिश्ते बनते हैं। नाजायज़ रिश्ते बनने के बाद में लगातार जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब आए दिन जब कभी भी परमलाल के घर पर कोई नहीं होता ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती, और इसके बारे में एक दिन परमलाल को भनक लग जाती है। दरअसल परमलाल काम के सिलसिले में कहीं जाता है, लेकिन दोपहर को ही उसका काम फिनिश हो जाता है, तो दोपहर को ही वो लौट कर आ रहा होता है और उस समय उसके बच्चे जो थे वो भी घर पे नहीं थे, वो भी कहीं काम पर गए हुए थे। लिहाजा जैसे ही ये परमलाल घर पर आता है तो वो देखता क्या है कि जो गेट है वो खुला हुआ है, इसलिए ये अंदर चला जाता है। और इसको जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है तो इसको अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं, जो आवाज़ें इसके ही बेडरूम से आ रही थी। लिहाजा परमलाल अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है तो देखता क्या है कि इसके कमरे में इसका ही छोटा भाई जिसका नाम खेमचंद्र और इसकी पत्नी ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये बातें देखने के बाद में परमलाल जो होता है वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी को डांटता है। जो भाई खेमचंद्र होता है अपने भाई परमलाल से माफ़ी मांगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं करूँगा। अब दोस्तों परमलाल चूँकि एक बड़ा भाई था
फिर सोचता है कि घर परिवार की बदनामी अगर समाज में निकल के जाएगी तो बड़ा किरकिरी हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि अगर ये दोनों अपनी गलती मान रहे हैं तो इनकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। परमलाल घर का बड़ा होने के नाते इनकी गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन दोस्तों, इधर जो परमलाल की पत्नी थी और इसका जो भाई खेमचंद्र था, इनको एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इनको एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही सुकून मिलता था। लिहाजा अब ये परमलाल अपनी पत्नी के ऊपर नज़र भी रखता था। अब इस वजह से खेमचंद्र और उसकी जो भाभी थी, ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। एक दिन परमलाल काम के सिलसिले में जब बाहर जाता है तो खेमचंद्र अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है कि कब तक तुमसे जुदाई मुझे सहनी पड़ेगी, ऐसे जुदा होकर मैं तुमसे नहीं रह सकता। बेहतर यही होगा कि परमलाल का हम लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल लें। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत 18 जनवरी साल 2024 को जो परमलाल होता है उससे खेमचंद्र आके कहता है कि चलो भैया बाहर कहीं घूमने के लिए चलते हैं और मैं तुम्हें आज शराब पिलाऊंगा। अब जैसे ही ये बात परमलाल सुनता है तो कहता है चलो ठीक है। उसके बाद खेमचंद्र परमलाल को लेकर चला जाता है, ठेके पर पहुंचता है, इसे शराब पिलाता है, लेकिन शराब में ये जहर मिला देता है। शराब पिलाने के बाद में जहर उसमें मिला दिया था उसने, उसके बाद में वापस से ही उसे घर छोड़ जाता है। अब जैसे ही घर पर परमलाल होता है तो उसी समय अचानक से वो गिर पड़ता है। घर परिवार वाले लेके हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले परमलाल को मृत घोषित कर देते हैं। मामला जो था वो पुलिस में पहुंचता है, मामला पोस्टमार्टम तक पहुंचता है और उसके बाद में ये जो पूरा राज होता है ये पुलिस वालों के ज़रिए चंद घंटों के अंदर ही गांव वालों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हर कोई हैरान और परेशान था कि एक सगा भाई ही अपने भाई का दुश्मन बन गया। एक महिला ऐसी थी जिसने उसके ही भाई से अपने ही सुहाग को उजड़वा दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ऐसे भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि देवर भाभी का रिश्ता बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जो मजाक हमारे समाज ने इस रिश्ते के अंदर डाली है कि देवर भाभी के बीच में मजाक होती है, उस मजाक ने इस रिश्ते का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। दुनिया में कोई रिश्ता मजाक के लिए नहीं होता है। मजाक एक हद तक ठीक रहती है, लेकिन जो अश्लील वाली मजाक होती है जो देवर भाभी के रिश्ते में ज़बरदस्ती घुसेड़ी गई है, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है आज के ज़माने में कलंकित हो रहा है। आप लोग की क्या राय है, कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें सतबीर लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AK खान है लिखते हैं, शुक्रिया भाई, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो AK खान जी आपका बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, कहानी अच्छी है। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गैरी मोहर करके आइडिया लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सुनाई भाई आपने, गॉड ब्लेस यू। तो गैरी मोहर जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहाँ बिल्कुल सही खबर सुनाए आप भाई आपने। तो वालेकुम सलाम हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं, भाई आपकी कहानी सुनाते रहिए, लेंथ चाहे कितनी भी हो, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जयराज हैं लिखते हैं, सैफ अली खान की स्टोरी और भी क्राइम चैनल पर सुना, पर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ गज़ब है। भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं। तो जयराज जी मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नक्षत्र सिंह हैं लिखते हैं, नमस्कार मेरे छोटे भाई मलिक साहब, उस बीमार भाई के बारे में अपडेट ज़रूर दें, हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो नक्षत्र सिंह जी नमस्कार भैया, अभी वो भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है और अभी उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। आगे जो अपडेट रहेगी मैं आपको बताऊंगा। स्टेटस फॉर यू हैं जो लाइक, हार्ट और दुआ मांगते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी कहानी जो आती हैं ये बहुत ही सुपरहिट आती हैं। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप लोगों से मिलती हैं। मैं जयपुर और यूपी को देखता हूँ। आपके बच्चे के क्या हाल हैं, तबीयत में कुछ सुधार आया या नहीं आया, हमें थोड़ा बताने की कृपा करें। तो जयप्रकाश जी, भाई का अभी जो मैंने बताया था, जिस भाई की हमने वीडियो डाली थी उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो जैसे सुधार आएगा मैं बताऊंगा। लईक अब्बास से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाफिज़ भाई, लईक अब्बास गुलिस्तानाज़ बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लईक अब्बास जी वालेकुम सलाम मेरे भाई, आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो माजिद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शियानाबुल शहर से। तो नमस्कार रेनू सुल्त्यागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद लिखते हैं, तुम्हारी कहानी आप खबरों का रूप लेती हुई अच्छी शुरुआत है। तो डॉक्टर सिद्दीक जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैरी मोहर है जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया।
HR गोस्वामी हैं, लिखते हैं राम राम जी गुड नाइट। तो HR गोस्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका। लाइक अब्बास हैं, लिखते हैं रेलवे स्टेशन दादरी नहीं बल्कि दादर है। जी भाई आपका शुक्रिया बताने के लिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये प्रियंका भट्ट है और ये नो लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नितिन काले हैं, लिखते हैं पूरी झूठ स्टोरी है। नहीं भाई, सैफ अली खान की कौन सी झूठ स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में मुदस्सिर हैं, लिखते हैं गलत जानकारी दी हो आप। उस रात करीना अपने घर पर नहीं थी, वो किसी पार्टी में गई हुई थी। मुझे ये कहानी कॉपी पेस्ट लगती है। नहीं मुदस्सिर जी, जो अपडेट मुझे मिली वो मैंने आप लोग को बताई। अब ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर गया हुआ था, न्यूज़ आर्टिकल मैंने खंगाले थे, न्यूज़ आर्टिकल से मुझे ये कहानी मिली थी तो मैंने आपको सुनाई। बहरहाल हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है शुरुआत में जो चीज़ें निकल के आती हैं बाद में कुछ और निकल के आती हैं, तो पूरी कहानी अभी आगे जाके क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया था आज के दिन, उसमें भी अपडेट है। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।